सब लोग को गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बाबू। सब लोग बैठ जाइए। आज क्या पढ़ाना है? इसका मार्कर कहाँ गया जी? पढ़ाना है जो हिस्ट्री में अशोक वगैरह बता रहे थे। अशोक क्या अभिलेख बताना था? अशोक जिसे कोई भी दुख न हो। क्वेश्चन पूछने पे आप बता सकते हैं। अशोक का जन्म बताइए। 304 ईसा पूर्व। 304 ईसा पूर्व। चलिए, इसने अपना राज्याभिषेक कब कराया? 269। और राज्याभिषेक के चौथे वर्ष कलिंग आक्रमण के 8वें वर्ष यानी 261। कलिंग युद्ध के समय क्या राजा खारबेल थे? कौन थे? नंदराज। अशोक ने कलिंग में कई अभिलेख भी लिखा, लेकिन वहां नहीं लिखा है कि हम वही काट के गए थे। हालांकि अशोक, देखिए, अशोक महान कब बना था? जब कलिंग युद्ध के बाद। मतलब उसकी जो ये छवि है, वो महात्मा बुद्ध जो थे वो भी कब हुए? मतलब महात्मा बुद्ध कब कहलाए? गृह त्याग के बाद। उससे पहले तो एक नॉर्मल राजा थे, और क्या, मतलब कोई बहुत विशेष तो थे नहीं यहाँ पे। अब अभिलेखों के बारे में देखते। इस अभिलेख में एक आदमी मटेरियल दे दीजिए तो थोड़ा सा मिसप्रिंट ज्यादा है उसमें। अभिलेख वाले में देखिए मिसप्रिंट केवल मात्रा में है, तो हम वहां पे सुधारते चलेंगे आपको। अशोक के चलिए थोड़ी याद रखिए। अशोक के अभिलेखों को हम देखते हैं लोग। अशोक के कई टाइप के अभिलेख मिलेंगे, लेकिन जिसमें सबसे प्रमुख जो अभिलेख है वो उसके 4 बृहद शिलालेख है। 14। अशोक के 14 बृहद शिलालेख, जिसे हम चतुर्दश शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा है। 7 इसके छोटे छोटे लघु शिलालेख है। कुछ ससुरों के शिलालेख बिखरे हुए हैं, और कुछ में तो इसका नाम नहीं लिखा है। तो हम लोग अशोक के शिलालेख को 14 ठो बड़े शिलालेख देख लेंगे, 7 ठो छोटे देख लेंगे, 2-4 ठो बिखरे उखरे हैं उनको समझ जाएंगे। इन शिलालेखों के बाद में वो कौन कौन से संदेश देना चाहते थे इसको समझ जाएंगे। बिखरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हम लोग छोटका, मतलब जो बिखरा हुआ है। एक शिलालेख अशोक का जिसका नाम है गुर्जर। अशोक के जितने शिलालेख है जेम्स पेंथर ने अशोक के शिलालेख को देखकर इनकार कर दिया, कहा कि कोनो छोट मोट आदमी लिखवैले होगा, पत्थर खोद खाद के। खोदाई चलेगी तो बहुत सारा चीज मिलेगा, हटाओ इसको, ये सब कोई मतलब काम का नहीं है। तो जेम्स पेंथर ने इस चीज को क्या किया, मतलब नेग्लेक्ट कर लिया। लेकिन इसने पढ़ने की सफलता पहली बार किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। पेंथर ने क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट किया। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। जब अशोक का समय चल रहा था तब उस समय कागज का मतलब खोज उतना ही हुआ था। बड़े पैमाने पे कागज, मतलब पांडुलिपि चलती थी, पेड़ वगैरह के छाल पे लिख के, कुछ बड़े पत्तियां होती थी उसके छाल वगैरह पे लिख सकते थे, इस सब पे। लेकिन कागज का प्रयोग नहीं था, इसलिए संदेश भेजवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पत्थर वगैरह का प्रयोग किया जाता था। स्याही से कागज से, मतलब पेड़ वगैरह के छाल पे लिखे जाते थे। अस्थाई संदेश के लिए पत्थर का ही प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया? तो अस्थाई मतलब लिखने के लिए पत्थर का प्रयोग। इस पत्थर को पैंथर ने देखा, नेग्लेक्ट कर लिया, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में इनकी कामयाबी हासिल कर लिया। 4 अलग अलग लिपियों में लिखा हुआ पढ़ा चुके हैं। ये कल बताए थे ना, भारत में सबसे ज्यादा किसमें मिले? ब्राह्मी, और पाकिस्तान में खरोश, अफगानिस्तान में अरमाई, और एशिया माइनर साइड में। अशोक ने अपने अभिलेख में हर जगह नाम क्या लिखा है? प्रियदर्शी। क्या नाम लिखा है? प्रियदर्शी। अशोक ने नाम क्या लिखा है? प्रियदर्शी। तो अशोक का नाम बताइए। प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। पूरा नाम क्या है भैया? देव नाम। केवल प्रियदर्शी नहीं लिखा है, नाम पूरा कंप्लीट क्या लगेगा? देव नाम प्रियदर्शी। मतलब देवताओं को जो नाम प्रिय है उसको क्या कहते हैं? देव नाम प्रियदर्शी। तो इसमें अशोक कहीं लिखा ही नहीं था। और एक और समस्या था, मान के चलिए अशोक लिख भी दिया कि मैं अशोक, तो सोचो उसके आगे सम्राट नहीं लिखा था। अशोक तो कई लोग हो सकते हैं, आप में कई गो अशोक है? सब कोई नहीं है? हाँ, एक तो है, होगा ही ना। तो ऐसा नहीं है कि देव
केवल देव नाम प्रियदर्शी से अशोक भी लिख देते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। सम्राट तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ता ना, तब तो पता चलता कि इसी का अभिलेख है। तो इसके नाम में क्या लिखा हुआ था? प्रिय देव नाम प्रियदर्शी। हम केवल प्रियदर्शी लिखे तो समझ जाएंगे ना, देव नाम का मतलब देवताओं का प्रिय नाम प्रियदर्शी। अशोक शब्द जो लिखा था, अशोक शब्द, ये 4 जगह लिखा है। कहा जगह? 4। एक मध्य प्रदेश में है, एमपी में गुर्जरा। एमपी में कौन सा है? गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में क्या लिखा है? मैं प्रियदर्शी अशोक। फिर भी यहाँ दिक्कत हो गया। तो अशोक सम्राट लिखना, मगध सम्राट लिखेगा तब ना पता चलेगा तू वही वाला हो गया। तो अशोक सम्राट लिखना, मगध सम्राट लिखेगा तब ना पता चलेगा तू वही वाला अशोक है जो कलिंग में तांडव मचाया था, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा। इसके बाद ज्यादातर इसके अभिलेख कर्नाटक में मिले। ये नाम कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में। मास्की, कौन सा? मास्की, नेटूर, नेटूर, उदय गोलान, गोलान, ये तीनों जगह कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर भैया? कर्नाटक में। इन चारों पर अशोक के नाम क्या लिखे हुए हैं? अशोक। प्रियदर्शी के साथ क्या लिखा हुआ है? अशोक। तो अशोक के नाम आपको इन्हीं 2 से पूछता है, गुर्जरा और मास्की। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में खखोर के पूछने लगता है कि इनमें से किसमें नहीं था या कहां कहां पे लिखा था, तो इस सब आपको पता करना पड़ेगा। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में नाम क्या लिखा हुआ है भैया? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक के वह 4 अभिलेख बताइए जिस पर अशोक का नाम एकदम स्पष्ट अशोक लिखा है। मध्य प्रदेश का गुर्जरा, नक्शा के हिसाब से पढ़ो नीचे में, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, तो एमपी में क्या हो जाएगा? गुर्जरा। देखिए एमपी म से शुरू होता है तो मास्की मत लगाइए, एम से मास्की हो जाएगा, यहाँ पे नहीं। तो गुर्जरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? गुर्जरा। और कर्नाटक में 3 ठो, कौन सा? मास्की, नेतूर, उदय गोलान। मास्की, नेतूर, उदय गोलान। आपने नेदर लिख दिया, मटेरियल में क्या लिख दिया? नेदर। हम नेतूर बना देते हैं उसको। पेज नंबर कितना पे है भैया? 15 पर। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की तथा नेदर लिख दिया, उसको क्या बना देता है? नेतूर। नेतूर में मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम आपका बनाते चलेंगे। किसका मटेरियल है ये? आप ही का? चलिए तो कोई बात नहीं, रखे रहिए। ये चारों नाम याद हुआ? अरे नाम याद करते चलता, अब आगे बढ़ना हम लोग को। अशोक का नाम क्या लिखा हुआ था? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक शब्द कितने जगहों पर? मध्य प्रदेश के गुर्जरा, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक का मास्की, नेतूर, उदय गोलान। मास्की, नेतूर, उदय गोलान। देखो भैया ये 2 नाम अगर भूल भी जाते हो तो पीसीएस वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, मतलब छूट जाएगा। लेकिन ये 2 नाम नहीं भूलना चाहिए, गुर्जरा और मास्क, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या फिर वहीं पर अटक गई, सम्राट कहीं नहीं लिखा था। अशोक, मैं मगध सम्राट अशोक नहीं, तो ये भबरू अभिलेख में लिखा है। कहां पर? भबरू, राजस्थान का भबरू अभिलेख में। कौन सा अभिलेख भैया? भबरू अभिलेख। भबरू अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? अशोक ने खुद को मगध का क्या बताया? सम्राट बनाया। सम्राट लिखा है जी, अरे लिख लेना लोग अपने से, दिमाग काम न कर रहा है वो गड़बड़ हो जाता है हमसे लिखते हैं तो अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहां बताया? भबरू अभिलेख। अशोक ने मगध सम्राट खुद को कहां बताया? एक तो कर सर ऐसे लिख दीजिए, सम्राट चलेगा, इसे भी सम्राट। देखिए सम्राट होता है ना, अशोक ने खुद को मगध सम्राट किसमें बताया? भबरू अभिलेख। राजस्थान के भबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को क्या बताया? मगध सम्राट। जबकि गुर्जरा, मास्की, नेतूर तथा उदय गोलान में अशोक ने खुद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अशोक। शेष अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी। भबरू अभिलेख में, यहाँ पर भबरू अभिलेख की चर्चा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भी किया गया है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें सुत पिटक, विनय पिटक जाते हैं सब, उसमें भी किस अभिलेख की चर्चा है? भबरू अभिलेख की चर्चा है। तो किस अभिलेख की चर्चा त्रिपिटक में है? भबरू अभिलेख। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहां बताया था? भबरू अभिलेख में। अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी ये अन्य अभिलेखों में है, लेकिन बाकी इन 4 जगहों पे अशोक ने खुद के लिए किसका प्रयोग किया है? अशोक शब्द का प्रयोग किया है। अशोक के 7 छोटे छोटे शिलालेख थे। 7 क्या थे? छोटे छोटे शिलालेख थे। उसमें बहुत बड़े बड़े वो शिलालेख नहीं हो पाए थे सब। उनको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 7 छोटका छोटका, ये बिखरा हुआ था, इसको देख लेते हैं, छोटका छोटका देख लेते हैं। और चतुर्दश शिलालेख जो 14 गो है उसको लास्ट में निपटा देंगे लोग, समझ में गया? 7 लघु शिलालेख स्टार्ट करें।
इसको देखने के पहले आपको दिमाग में कुछ नक्शा में आइडिया रहना चाहिए। यहां बना देते हैं, एक नेपाल से शुरू करते हैं। कहां से? नेपाल से। नेपाल यहां पर है, यह जगह कौन सा है? नेपाल। यहां पर है रुमनदेही अभिलेख, जो गलती से आप में क्या लिख दिया है, देखिए अफगानिस्तान लिख दिया है। आप देखिए रुमनदेही अभिलेख है ना, उसको काट के क्या लिख देंगे? नेपाल। वह गलती से मिसप्रिंट हो गया है। कंधार की जगह पे क्या लिख देंगे? नेपाल। रुमनदेही अभिलेख ये नेपाल के लुम्बिनी में ही है। नेपाल में जहां महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था बाबू? लुम्बिनी में। तो रुमनदेही अभिलेख कहां है? नेपाल। हो गया बाबू? रुमनदेही अभिलेख कहां है? लुम्बिनी में। रुमनदेही अभिलेख लुम्बिनी में। मेरी और याद करते चलिए। ये टॉपिक यहां याद नहीं हुआ तो घर पे याद नहीं होगा। नेपाल के बस नेपाल लिख देना, लुम्बिनी लिख दो चाहे नेपाल लिख दो चलेगा। रुमनदेही अभिलेख ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें उपदेश पे ज्यादा चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर चर्चा किया गया, अर्थात टैक्स की चर्चा किया गया है। क्योंकि लुम्बिनी जो था वो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल था, अर्थात अशोक के समय सबसे कम टैक्स जो लिया जाता था वो लुम्बिनी में लिया जाता था। अर्थात लुम्बिनी का रुमनदेही अभिलेख प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक चर्चा किया, जिस पर किसकी ज्यादा जानकारी दी गई है? टैक्स की। तो रुमनदेही अभिलेख कहां है? नेपाल में। रुमनदेही अभिलेख नेपाल में। उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि उसमें किसकी चर्चा है? अर्थव्यवस्था की। लिखा है कि नहीं है? अर्थव्यवस्था। वहां आप समझने के लिए क्या लिख सकते हैं? टैक्स। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए और क्या लिख सकते हैं? टैक्स। वहीं पर टैक्स क्यों कम किया गया था? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, इसलिए वहां पे क्या कर दिया गया? टैक्स पे कमी कर दिया गया। पहला भी गलती से लिख दिया गया। आर्माइट काट दीजिए, बस उसको लिखिए क्या चीज? लुम्बिनी। वो मिसप्रिंट हो गया। आर्माइट लिपि उपी सब काट दीजिए। रुमनदेही अभिलेख में क्या चीज है? सुनिए ध्यान से। रुमनदेही अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी में है। इस पर अर्थव्यवस्था की चर्चा अर्थात टैक्स की चर्चा है। बस हो गया। लिपि उपी काट दीजिए सब। भारत में हो जाएगा ना, ब्राह्मी हो जाएगा। तो कंधार में रहता तब आर्माइट लिखा होता है, गलती से मिसप्रिंट हो गया। मेरी ओर ध्यान दीजिए। अब हो गया। कितने छोटे लघु शिलालेख कितने मिले? 7। पहला देख लिए कौन सा? रुमनदेही। ये 10 बार पूछ चुका है रुमनदेही, इसलिए याद रखिएगा रुमनदेही अभिलेख। अगर रुमनदेही गलती हो गया ना, गए काम से। अब 2 ठो हमको दिल्ली के पास मिल जाएंगे। 2 ठो कहां मिल जाएंगे? दिल्ली। बट इत्तेफाक में ये दिल्ली में थे ही नहीं, दिल्ली में नहीं था। एक ठो था टोपरा में। कहा था? टोपरा में। टोपरा कहां है? हरियाणा में। टोपरा हरियाणा में। दूसरा था मेरठ में। दूसरा कहां था? मेरठ में। तो टोपरा में एक अभिलेख था। कहां था? टोपरा में। एक कहां था? मेरठ में। टोपरा और मेरठ। टोपरा और मेरठ। टोपरा कहां है? हरियाणा। यमुनानगर जिला है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी टच कर जाता है। तो कई लोग इसे सहारनपुर करते हैं, लेकिन वो है कहां पे? उत्तर प्रदेश, सॉरी मेरठ, हरियाणा में। टोपरा अभिलेख कहां है? हरियाणा। अब मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश। लेकिन आया एक शासक जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, पगला था मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही मतलब दिल्ली सल्तनत में मारधार करने वाला शासक था वहां पर। तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, उसकी रणनीतियों की वजह से। तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के इस अभिलेख को, हरियाणा के टोपरा अभिलेख को उठा के कहां लाया? दिल्ली। और मेरठ के भी इस अभिलेख को कहां ले आया? दिल्ली। तो अशोक के, किसके? अशोक के 2-2 शिलालेखों को मेरठ तथा टोपरा से उठाकर दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। किस वंश का होगा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश ने दिल्ली में अपना मेन जगह कहां बनाया था? तुगलकाबाद। दिल्ली में अभी भी जगह है तुगलकाबाद, मेट्रो स्टेशन सब चीज तुगलकाबाद। अरे भैया दिल्ली इतना बड़ा, जैसे आप पटना में मुसल्लापुर हाट में है ना, कोई बोरिंग रोड में होगा, कोई कहीं होगा। तो एक्यूरेट जगह कौन सा था? तुगलकाबाद। अपनी राजधानी में लेके चलाया। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। लघु शिलालेख कै गो? 7। कै गो देख लिए? 3 तो देख लिए ना। पहला नेपाल के रुमनदेही, नेपाल के रुमनदेही। टोपरा वाला दिल्ली लाया गया, मेरठ वाला दिल्ली लाया गया। इन दोनों को लाने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में किस जगह पर लाया? तुगलकाबाद। सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं? फिरोज शाह। इसके बाद यहां पर आते हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जगह कौन है? कौशाम्बी।
कौशाम्बी अभिलेख में अशोक ने यह बताया है कि मेरी जो सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी है, मेरी जो सबसे प्रिय पत्नी कारूबा, ये बहुत ही ज्यादा गरीबों में दान देती है। हालांकि ऐसा महिलाओं में देखा कम जाता है, लेकिन दान वो बहुत देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दान वगैरह देने। तो कौन सा अभिलेख रानी को समर्पित है? कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा अभिलेख है भाई? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख किस रानी के लिए? कारूबाकी। किसके लिए? कारूबाकी। कहाँ पे है ये? कौशाम्बी में। कौशाम्बी किस राज्य में है? उत्तर में। तो कौशाम्बी को देखा तो अकबर ने देखा कि भाई ये कौशाम्बी जगह अब डेवलप है नहीं। देखिए जब अशोक का शासन चल रहा था तो कौशाम्बी बहुत डेवलप जगह था, लेकिन जब जैसे जैसे वक्त आगे बीता, अशोक का जन्म ईसा के पूर्व हुआ था और अकबर ये दे आया, तो इस समय 1500 साल का जो गैप हो गया, इस बीच में कौशाम्बी शहर धीरे धीरे विकास का पतन होने लगा, उतना डेवलप नहीं हुआ। और कौशाम्बी से थोड़ी दूरी पर 150-200 किलोमीटर, 100-125 किलोमीटर पे इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद यानी प्रयाग में यानी इलाहाबाद का विकास तेजी से होने लगा। अकबर का काल आते आते ज्यादा डेवलप कौन हो गया? इलाहाबाद। और अशोक के समय कौन था? कौशाम्बी। तो अशोक ने अपना अभिलेख कहाँ लगवाया था? कौशाम्बी। तो ई का किया, उसी अभिलेख को उखड़वाया। किसको? कौशाम्बी वाले को। और उठा के कहाँ लगा दिया? इलाहाबाद। ताकि इलाहाबाद संगम नगरी था, बहुत से लोग पूजा पाठ करते आते और वहां पढ़ते। जब अशोक की पत्नी दान दे सकती है तो सबकी पत्नियों को दान करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? ये देखा देखी किया था। किसका देखा देखी? फिरोज शाह तुगलक का। किसका? फिरोज शाह। बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो फिरोज शाह तुगलक ने किया, वो भी अकबर ने किया। इसलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। तो दोनों राजा अलग अलग चेंज किए सब। अब बताओ यार, इतिहास को तो ये सब रद्द कर दिया सब ना। एगो जगह याद करो कि पहले कौन था, उखाड़ के कहां ले गया, कौन उखाड़ा ससुरा उसको। कौशाम्बी छोड़ देता तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता, चुपचाप पढ़ा देते टोपरा मेरठ कौशाम्बी, उखाड़ के नोच के यहाँ लगाया ससुरा। कौशाम्बी अभिलेख को कौन उखाड़ दिया? कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया? इलाहाबाद में लगा दिया था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया फिरोज शाह, मेरठ अभिलेख को दिल्ली लाया, कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लाया। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख में किस रानी की चर्चा है? कै ठो कंप्लीट हो गया? 4। एक यहाँ पे रूमन देवी हो गया। अब बच गया 3। क्या बच गया? 3। ये तीनों एक के जगह है बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में। बिहार के कहाँ है? चंपारण। रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण। रामपुरवा बिहार का चंपारण। लौरिया अरेराज चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण। तीनों का तीनों बिहार। ऐसा अभिलेख मिलते सब तब ना। 4 गो एक जगह, 3 गो एक जगह, 7 गो खत्म, काम खत्म। तो छीट दिया है उसको, इसलिए दिक्कत हो गया। ये 3 ठो में कोई दिक्कत है? लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? चंपा। लौरिया अरेराज, रामपुरवा अभिलेख। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पे मोर का चित्र बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मोर। तो अभिलेख है, उस पे संदेश लिखा है, उसके ऊपर किसका चित्र है? मोर का। तो ये पूछ सकता है, कई बार एक बार पूछा भी है, बिहार के चंपारण में अशोक के लघु शिलालेख में कै गो? 3। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। इन तीनों में से किस अभिलेख पर मोर के चित्र बने हैं? लौरिया। भल्लाल देव बताओ, आप बताओ। अशोक की सबसे प्रिय रानी कौन थी? बीच में कोई नहीं बोला, केवल भल्लाल देव बोलेगा। बताइए बताइए। नहीं मालूम है? कौन क्लास है आज? हाँ पूरा तो बोलना भैया। अभी आइए रहे हैं तो नहीं पता। पता कैसे चलेगा तुमको? आया नहीं तो क्लास में। सब सत्यनारायण भगवान का कथा समझ लिया सर, जहां से सुनो चालू हो जाओ। यहाँ पे पीछे वाला आप नहीं पढ़ेंगे, दिक्कत ना हो जाएगा। कारूबाकी देखो, हाँ ये सब तो रानी का नाम एकदम अच्छा से याद रखेगा, कारूबाकी। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। अशोक के 7 गो छोटका छोटका शिलालेख हो गए। किसी कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। आगे बढ़े। इसमें कोई मिसप्रिंट तो नहीं है? देखा सब लिखा है कि नहीं लिखा? एक जगह नहीं लिखा होगा। कहाँ है? लौरिया नंदनगढ़। वहां लिखिए मोर का चित्र। लाइए मोर, बस ऊपर क्या लिख देंगे? मोर। पीकॉक बोलता है सीबीएसई वाला, मोर। पीकॉक बोलता है, मोर को क्या बोलता है?
पीकॉक। आगे बढ़े, चलो। अब इसके बाद एक और पूछता है कि अशोक के जो अभिलेख लिखे हैं वो कहीं ब्राह्मी लिपि में है, कहीं खरोष्टी में है, कहीं ग्रीक में है, कहीं अरमाइड में है। एक ऐसा अभिलेख है जो दूदू भाषा में है, सरे कुन का अभिलेख। सरे कुन सबसे नीचे लिखा होगा, लाइए देखें, यहां देखिए पेज नंबर कितना है, 16। सबसे नीचे में पढ़िए, लिखा होगा सरे कुना अभिलेख, अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो ग्रीक अरमाइड भाषा में है। तो देखिए दो भाषा लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो वहीं के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, द्विभाषी। क्या लिख देंगे, द्विभाषी। द्विभाषी, द्विभाषी अभिलेख। नहीं मिला, लाइव वाले सब लोग देखिएगा, यहां पे नीचे लिखा ना सरे कुना अभिलेख। कौन सा अभिलेख, सरे कुना अभिलेख। सरे कुना अभिलेख बताइए किस देश में है, अफगानिस्तान में। किस जगह पर, कंधार के पास, वहां पर कंधार गोली मारिए, सोचा देश याद रखिए बस, कौन सा, अफगानिस्तान। कितनी भाषा में, ग्रीक अरमाइड। यानी आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं, लड़का जैसे देखिए, ये लड़का एक बैच में पढ़ाए थे, वो कह रहा है कि सर पूछा था कि द्विभाषी अभिलेख कौन सा है। तो हम कह रहे भैया तो तुमको तो हम बताइबे किए हैं, सर एक कुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइड भाषा में। तो कह रहे सर ये कहां बताए थे कि द्विभाषी है। हम कहा ठीक है भैया, गलती हो गई हमरे से, अगला बैच में हम बता देंगे। भैया जब वहां लिखबे कर रहे हैं कि दो गो भाषा है, तो आपको एक शब्द नहीं ना करेंगे, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो यार। एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता है कि जो शब्द खान सर बोले वही शब्द क्वेश्चन में छपेगा, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करेगा। बुद्धि किस लिए है, रोबोट थोड़ी हो, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाओ। दो भाषा में, तो द्विभाषी अभिलेख, सरे कुना अभिलेख, द्विभाषी अभिलेख। किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध सम्राट बताया, बाबरू, मगध सम्राट बाबरू। खुद का अशोक का नाम, गुर्जरा मास्की नेटूर उदय गोलान, गुर्जरा मास्की नेटूर उदय गोलान। इसमें अशोक ने क्या किया, खुद को नाम अशोक रखा, बाकी जगह पे देव नाम प्रियदर्शी। अशोक के छोटे छोटे कई गो शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने टैक्स यानी अर्थव्यवस्था की चर्चा किया, रोमन देई अभिलेख। किस शिलालेख में अशोक ने, किस शिलालेख में अशोक ने मोर का चित्र बनवाया, लौरिया नंदनगढ़। अशोक के अभिलेख को दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। और इलाहाबाद ले जाने वाला अकबर। छोटका छोटका याद हो गया, बड़को याद, मतलब ये सब नाम वगैरह याद हो गया। अब मेन अशोक के देखते हैं चतुर्दश शिलालेख। कौन शिलालेख, चतुर्दश शिलालेख। अशोक के कौन शिलालेख, चतुर्दश में अशोक ने कुल 14 उपदेशों की जानकारी दिया, जो अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो चतुर्दश शिलालेख क्या 14 जगह से मिला है, कुल जगह कितना था, 8 जगहों से कितने शिलालेख, चतुर्दश। अशोक के सबसे मुख्य शिलालेख यही है, 14 शिलालेख, जिसे हम चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। 8 अलग अलग जगहों से मिले हैं, इसमें अलग अलग संदेश दिए गए हैं, इसको समझना जरूरी है। पहला 14 शिलालेख में चतुर्दश बोलते हैं 14 ठो को। पहला इसमें आता है, फर्स्ट अभिलेख में अशोक ने कहा है कि अहिंसा। किसकी चर्चा किया है, किसकी चर्चा किया है, अहिंसा। पहली शिलालेख में, पहले में सबसे पहले जानकारी क्या दिया है, अहिंसा की, किसी को मार धार नहीं करना है। तो जेन्युइन बात है कि जब अहिंसा है तो पशु बलि पर रोक किस पर होगा, बलि पर रोक किस पर होगा, पहले पे होगा, क्योंकि बिना हिंसा किए, बिना वायलेंस, मार धार किए हुए आप कभी भी पशु की बलि नहीं दे सकते। तो पशु बलि पर रोक तथा अहिंसा को बढ़ावा देने की चर्चा किस अभिलेख, किसमें है, पहला शिलालेख। चतुर्दश शिलालेख में पहला में कौन सा हो जाता है, अहिंसा, पहला में अहिंसा। दूसरा में देखेंगे, दूसरा में 2 बातें, चिकित्सा, किसमें, चिकित्सा मतलब डॉक्टरी, चिकित्सा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब मानव की चिकित्सा तो बहुत पहले से चल ही रही थी, पहली बार यहाँ पर किसी ने अभिलेख लिखकर पशु चिकित्सा की भी बात कही। किसकी बात कही, पशु चिकित्सा की बात कही। किसकी बात कही, पशु चिकित्सा की। लिखा हुआ है, लाइए तो सुधरवाते चलते लाइव वालों को, पशु चिकित्सा की बात कही। आगे बढ़े, उसके नीचे एक और चीज छूट गया, उसके नीचे देखिए, दक्षिण भारत के 4 राज्य लिखे हैं ना, तो चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र काट देंगे लोग, सतीय पुत्र लिखेंगे वहां पे। क्या लिखेंगे, सतीय पुत्र। अच्छा, केरल पुत्र को काट के वहां पे चोल लिखेंगे, केरल पुत्र को काट के चोल। देखिए चोल, चोल
यहाँ लिख देखिए, मेरी ओर देखिए, आपको लिखा हुआ है तो आप गड़बड़ हो जाएंगे लोग। यहाँ पे गति थोड़ा सा टाइप हो गया। अब क्या बोले, एक वंश था चेर वंश। दक्षिण भारत जब देखेंगे, आपको पढ़ाएंगे दक्षिण भारत, तो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे चेर वंश, चोल वंश, ये सब के बारे में। चेल की चर्चा, चोल की चर्चा, पांड की चर्चा। किसकी? पांड की चर्चा। और सतीय पुत्र, सतीय पुत्र की चर्चा। इसके बाद उसमें ताम्रपर्णी, जिसको श्रीलंका कहा गया। किसकी चर्चा? श्रीलंका की। तो इसमें ना आपका क्या नहीं लिखा हुआ है? चोल। इसके जगह क्या लिख दिया? केरल पुत्र। तो चोल को काट के क्या लिख, केरल पुत्र को क्या लिख देंगे? चोल। चोल लिखा हुआ है। अरे वो गलती टाइप हो गया यार, बोल रहे हैं गलती वहां से टाइप हो गया है, आप उसको मिटा देंगे। सुनिए ध्यान से जो बोल रहे हैं। आप केरल पुत्र काट दीजिए, वहां पे क्या लिख देंगे? चोल। और नीचे जो लिखा है किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं, उसको काट दीजिए। उसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। चाहे उसको, हाँ जी, भी हो सकता था, चोल वंश की चर्चा नहीं काट देंगे तभी हो जाएगा। अरे बातिया बराबर है यार, दिमाग तो उससे अच्छा हम नया पीडीएफ दे देते, लिखवा देते यार। दिमाग लगाओ ना यार, गलती से वहां चोल होना चाहिए और लिख दिया है चोल नहीं है। इतना दिमाग लगाओ, हमको पागल कर दोगे लोग। उससे अच्छा लिखवाइए देते कि चोल वंश की भी चर्चा है, खत्म हो जाता बवाले। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझो भाई, मिस्टेक हो गया है गड़बड़ में थोड़ा सा। आगे वाले बैच में ऐसा मिस्टेक नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की चर्चा किसमें है? दक्षिण भारत के 4 कौन कौन बताइए? चेर, चोल, पांड, चोल, पांड, सतीय पुत्र, सतीय पुत्र। और किसकी चर्चा है? श्रीलंका। किसकी चर्चा है? श्रीलंका। श्रीलंका की भी चर्चा किसमें है? द्वितीय अभिलेख में। पशु चिकित्सा की चर्चा द्वितीय में। अहिंसा और बलि पर रोक प्रथम। पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत में द्वितीय। तीसरा, इसमें 3 अधिकारी की चर्चा है। कितने अधिकारी हैं? 3 अधिकारियों का नाम लिखा गया है। कितने अधिकारी? 3 अधिकारी, सबके नाम लिखा गया। राजुक, युक्तक, देखिए, और प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। 3 अधिकारियों की चर्चा किस अभिलेख में? 3 अधिकारियों की चर्चा तीसरा अभिलेख में। कौन कौन अधिकारी? राजुक, युक्तक, प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। दूसरी बात सुनिए ध्यान से। इन अधिकारियों की नियुक्ति करके अशोक ने संदेश दे दिया था कि इन अधिकारी जो है हर 5 साल पर, कितने साल पर? हर 5 साल पर क्या करेंगे? ये साम्राज्य का भ्रमण करेंगे। क्या करेंगे? साम्राज्य का भ्रमण करेंगे और एक रिपोर्ट लगाएंगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ कोई गलती हुई है उसको सुधारने के लिए रिपोर्ट लगाएंगे लोग। राजुक, युक्तक और प्रदेशक, इनको कितने साल पर रिपोर्ट लगाने को बोला? हर 5 साल पर ये एकदम गहन भ्रमण करेंगे, जिस तरह चुनाव आयोग के समय भ्रमण होता है। किसी को कोई दिक्कत करेगी? सर आप ब्लैक दिख रहे हैं, कहीं से तो कुछ शॉर्ट कर गया कि क्या हो गया, तो उसका मेन कनेक्शन दिला देना सब में। थोड़ा आज फर्स्ट टाइम हो गया है, इस तो कर रहा है काला दिख रहे हैं। अरे तो बोर्ड देखो ना यहाँ पे, अब इसको बुझा देते हैं। अरे यार हम दिखवे नहीं करेंगे फिर तो चलिए देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया? राजुक, युक्तक, प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। राजुक, युक्तक, प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक। टोटल कितने अधिकारी की चर्चा थी? कितने वर्ष पर भ्रमण करना? 5 वर्ष पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था राजुक। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? राजुक था। सबसे महत्वपूर्ण राजुक था। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्ष पर भ्रमण करना था? तो उसमें आप लिख सकते हैं 5 वर्ष पर भ्रमण। 5 वर्ष पर भ्रमण, 5 वर्ष पर भ्रमण करना था। कितने वर्षों पर? 5 वर्ष। लिखिए लोग। कई को इतना कोढ़ी है सब घुसिया रहा है कि सर लिख के कहने दिए हैं, एकदम महा कोढ़ी सब एकदम। तो इंसान लिख देगा से तो उनको पता नहीं कौन सी। हाँ? आगे बढ़े। हाँ, ओहो करा कि सर आप ही तो पता है कि इंडिका पुस्तक में लिखा है कि भारतीयों को पढ़ना पसंद है, लिखना नहीं बहुत मन से पढ़ा है ये। इसके बाद कितना अभिलेख है? चौथा अभिलेख। लिख लिया जी, देखा क्या लिखे हैं लोग?
राजुक युक्तक प्रदेशक की चर्चा है तो धम्म में प्रचार करते थे। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अब चौथा पांचवा देखते हैं लोग, इसमें हटाते। चौथा में है भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। भैरी घोष क्या था भाई? युद्ध की नीति। भैरी घोष का मतलब, भैरी घोष का अर्थ होता है युद्ध नीति। इसको अशोक ने त्याग दिया और कौन सा नीति अपना दिया? धम्म घोष। कौन सी नीति? धम्म घोष। धम्म घोष का मतलब क्या होता है? धर्म की नीति। धर्म की नीति को क्या कहते हैं? धम्म घोष। तो अशोक ने चौथे शिलालेख में क्या बोल दिया कि मैंने भैरी घोष अर्थात युद्ध की नीति को त्याग कर कौन सी नीति अपना लिया? कौन सी नीति? धम्म घोष को। कौन सी? धम्म घोष। अब भाई धम्म घोष कर दिया यहाँ पर। धम्म मतलब क्या था? धर्म। धर्म मतलब क्या था? धर्म। तो जहाँ भैरी घोष लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? युद्ध। जहाँ भैरी घोष लिखा है उसमें क्या लिख देंगे? युद्ध। अच्छा लिखा ही हुआ है, चलिए कोई। जहाँ लिखा है धम्म घोष तो धम्म घोष में क्या हो जाएगा? बौद्ध। बौद्ध मतलब यार धर्म की नीति हो जाएंगे। बौद्ध मतलब क्या है? धर्म की नीति। बौद्ध धर्म को तो अपना लिया था। अब भैया जो धर्म की नीति को इसने अपना लिया तो लोगों को भी कहा कि आप धार्मिक हिसाब से जीवन जिए। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग धार्मिक हिसाब से जीवन को जिएंगे, कुछ लोग नहीं जिएंगे। तो उन्हें प्रेरित करने के लिए एक व्यक्ति या एक अधिकारी चाहिए कि नहीं चाहिए, जो धार्मिक लोग से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं उसमें मतलब क्या कर सके, जांच कर सके। तो इसके लिए इन्होंने 5वें पे एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किसमें है? धम्म महामात्र की नियुक्ति धम्म महामात्र 5वां शिलालेख में। किसमें? 5वां शिलालेख में। 6वां शिलालेख। 6वां शिलालेख। 6वां शिलालेख में कहा गया है जन कल्याण की बात। किसमें? जन कल्याण। जन कल्याण के मुद्दे पर उसके अधिकारी अशोक से क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा है जन कल्याण के लिए अशोक के अधिकारी उससे जब चाहे मिल सकते हैं। लेकिन अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए चाहे मुझसे मिल सकते हैं। किसी कोई दिक्कत? जन कल्याण के लिए अशोक के अधिकारी क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। किसमें है? 6वां में। जन कल्याण किसमें है? 6वां में। इसके अधिकारी, किसके अधिकारी? अशोक के। कितने अधिकारी थे सब? राजुक युक्तक प्रदेशक धम्म महामात्र। ये जितने अधिकारी हैं ये लोग क्या कर सकते हैं? जन कल्याण का अगर मुद्दा हो तो जब चाहे तब हमसे मिल सकते हैं। अशोक का आप बात करते हैं सबसे बड़ा अभिलेख। कौन सा? सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां। सबसे छोटा रुमनदेही वाला था। रुमनदेही में तो कोई चर्चा नहीं था, केवल किस चीज का था? टैक्स का। तो सबसे छोटा कौन सा था? रुमनदेही। कहाँ पे है रुमनदेही? देखो भाई साहब, एक तो ये 7 अभिलेख जो है इनका नाम है लघु शिलालेख। ऑलरेडी ये छोटे है ही हैं। और उसमें भी ना जो रुमनदेही अभिलेख था उसमें किसी भी उपदेश की चर्चा नहीं है। मेन चर्चा किस बात की है? टैक्स की। तो रुमनदेही वाला कैसा था? सबसे छोटा। रुमनदेही वाला सबसे छोटा। अब वहीं अगर 7वां शिलालेख की बात करेंगे तो ये क्या है? सबसे बड़ा है। इस सबसे बड़ा है, इसमें कहा गया है कि हर एक धर्म के लोग आपस में समन्वय बना के रखें। हर देश हर धर्म के लोग आपस में क्या बना के रखें? समन्वय बना के रखें। समन्वय का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। सबके क्या करते रहना? मिलजुल कर रहना। ये नहीं कि उल्टा सीधा उपदेश दे के हमारे धर्म अच्छा है हमरे खराब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार हम छोटे थे, पता नहीं मतलब क्या बताए, तो हम पढ़ने गए थे उर्दू अरबी पढ़ने। तो एक मौलाना साहब बताए होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी खेले। कह रहे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे कि नरक में जाएगा तुम। तो वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था। ये हम आज से 15-20 साल पहले की बात बता। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे। छपाक से फेंक दिया, मैं जा नरक में, ससुरा गया काम से, नरक में जा। वो आज भी हमको देख के घुस जाते हैं। भाई हम बहुत पीटते थे, हमारी दिली इच्छा थी इतना पीटने वाला मास्टर, बात पे पीट के लाल कर देते थे। और हमको आज भी एक तरह का समझ में कि दिमाग में ये सब मात्रा हमसे गलती हो जाता है। कक्षा 5 का भी लड़का लिख देता है मात्रा ठीक ठाक, हमसे गलती हो जाता है। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, सोच रहा। वहां उर्दू में भी गलती हो जाता था। उर्दू तो और टेढ़ सोच रहा है, एक के में गुजरिया के लिखो, गलती हो जाता था और थूर देते थे। कहीं कि नरक में जाएगा होंगे। अब आप बोलिए कि आप भी नरक में जाएंगे ना, तब ना बोलेंगे। भाई साहब दोनों में अंतर होता है। इस्लाम का नियम और मौलाना का नियम दोनों में अंतर होता है।
आई फॉलो द रूल ऑफ इस्लाम, नॉट द रूल ऑफ मौलाना। अरे भाई साहब, हमको क्या दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कोई चीज में थोड़ी हो जाएगा। हो गया सबको। तो उसने क्या कहा था अशोक ने कि सारे धर्मों को मिला के समन्वय रखिए। आप यदि किसी को गाली देंगे ना, आप किसी को गाली देंगे तो दूसरे से आप सम्मान की इज्जत मत रखिए। आप चाहते हैं कि आपको दूसरा कोई आप धर्म का व्यक्ति आपके धर्म की इज्जत करे, तो पहले आप उसकी इज्जत कीजिए। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो आपकी इज्जत करेगा। तो ये समझना चाहिए। किसमें बोला था? सातवां। और इसमें उसने बहुत समझाया था, इसीलिए बहुत सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा विलेय कौन हो गया? सातवां। भाई धार्मिक चीज जल्दी समझ में नहीं आता है, बहुते गरियाबो करता है सब। मने मन कई को मुस्लिम होगा, सो अंदर से गरिया रहा होगा सबको। क्या फर्क पड़ता है गरिया के? कुछ हो जाएगा हमको? नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत बड़ा इनसे इफेक्ट नहीं होता, इनको मतलब समझे में नहीं आता। होगा ही सब, मने मन बोलता होगा सब, काफिर हो गया है। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता है सब। यहाँ पे ऐसा कोई तामझाम नहीं होता है, लेकिन हाँ, सबको आपस में समन्वय बना के रखना चाहिए। अशोक के कहने का सेंस ये था कि यदि आपको दूसरे धर्म में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसका विरोध नहीं कीजिए, उसकी बुराई मत कीजिए, आप वहां मत जाइए। आपको बहुत दिक्कत है तो आप दूसरे को काय टांग लड़ाते हैं कि तू मत कर। तू कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट? हाँ, नौटंकी कर दिया। तो सभी धर्मों में क्या करना है? समन्वय स्थापित करके रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसमें बोला गया? सातवां अभिलेख में। धार्मिक समन्वय, धार्मिक समन्वय सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? सातवां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। आठवां अभिलेख देखिए, उसमें धार्मिक समन्वय लिखा है या नहीं लिखा है? लीजिए, सबसे बड़ा लिखा है सातवां अभिलेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय की बात कही है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आठवां अभिलेख। अशोक ने अपने आठवें अभिलेख में धम्म यात्रा की चर्चा किया है। धम्म यात्रा का मतलब होता है आप शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने जाते हैं, ये टूरिस्ट है। अशोक ने कहा कि मैं धार्मिक चीजें, मतलब बौद्ध धर्म नहीं, लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए धम्म की यात्रा किया। मतलब अलग अलग जगहों पर यात्रा किए और लोगों के दुखों को हम सुने, ताकि मतलब वो सारे लोग की भावनाओं को हम समझ सके। तो अशोक ने अपने आठवें शिलालेख में क्या बोलता है? धम्म यात्रा। धम्म यात्रा, यह धम्म यात्रा होता है। ये चौथे वर्ष से शुरू होती है राज्याभिषेक। कलिंग युद्ध जैसे किया 8वें वर्ष, कलिंग युद्ध के राज्याभिषेक के चौथे वर्ष कलिंग युद्ध किया 8वें, और उसने कौन सी नीति अपना लिया? बौद्ध धर्म। और उसके बाद से वो यात्रा पे निकल गया, अलग अलग धम्म यात्रा पर। इसमें उसकी 2 धम्म यात्राएं बहुत फेमस थी। एक गया, जो बिहार के बोध गया में है, और दूसरा लुम्बिनी, क्योंकि ये दोनों फेमस जगह महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो पूछेगा कि गया में वो कौन से वर्ष गया था राज्याभिषेक? 10वें वर्ष। और लुम्बिनी में कब गया था? 20वें वर्ष। लुम्बिनी में 20वें वर्ष। लेकिन धम्म यात्रा चालू कब कर दिया गया था? 8वें वर्ष से। मतलब कलिंग युद्ध के बाद से ही उसने धम्म यात्रा को क्या कर दिया था? चालू कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? धम्म यात्रा, धम्म मतलब नहीं समझ रहे हैं बाबू, 20 बार थोड़े बोलेंगे एक ही चीज को। धम्म मतलब वो बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा था, वो बात इंसानियत। अब ये बताओ ना, ये कौन धार्मिक समन्वय बना के रखना, ये कोई धर्म में थोड़े बीता है, ये तो इंसानियत का पाठ है, सबको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे धम्म यात्रा चौथे वर्ष चालू किया। हमेशा वो क्या करते रहता था? धम्म यात्रा। लेकिन इसकी 2 धम्म यात्रा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। कौन कौन सी? गया चौथे वर्ष गया 10वें वर्ष, और लुम्बिनी गया 20वें वर्ष। लुम्बिनी गया 20वें वर्ष, और लुम्बिनी में उसने टैक्स को क्या कर दिया? घटा दिया। इस टैक्स घटाने की चर्चा कौन से छोटे शिलालेख में? रुमनदेई अभिलेख। किस अभिलेख में? रुमनदेई अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख रुमनदेई, सबसे बड़ा अभिलेख सातवां अभिलेख। अशोक के चतुर्दश शिलालेख में आप 8 को देख लिए। चलिए पहला बोलिए तो, इसको हटा दें, इसको देखिए, फिर हम पूछते हैं आपको पहला दूसरा। थोड़ा सा उटपटांग है, देख रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है किसी का किसी से, और केवल यादें करना है आपको। इसको देखिए फिर पूछते हैं। लाइव वाले सब लोग देखिए, याद रहेगा? क्वेश्चन पूछा जाए। पीछे किस गर्मी लग रहा है जी आप लोग को? किसको किसको लग रहा है? बर्दाश्त करिए आप लोग। जिसको जिसको लग रहा है गर्मी, अभी बर्दाश्त कीजिए, कोई उपाय नहीं है।
अरे लड़की सब का पंखा इसलिए चल रहा है ना कि इन लोग धाए दे बेहोश हो जाएगी जो बंद करेंगे तो। भाई एक काम करो, पंखा या तो इसका व्यवस्था किया ये सारा पंखा चले, नहीं तो ये भी बंद करा दी, ठीक है, व्यवस्था हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन पे ध्यान से आते हैं, देख लिए ना, पूछे क्वेश्चन बताएंगे। अशोक के किस शिलालेख में भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा? कौन? चौथा शिलालेख में, वेरी गुड। अशोक के किस शिलालेख में टैक्स की चर्चा? रुमनदेही। किसमें? रुमनदेही। रुमनदेही सबसे छोटा भी वही है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा? कौन? 5वां धम्म महामात्र की। अशोक ने किस शिलालेख में कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते? कौन? छठा शिलालेख। छठा शिलालेख में, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख? हाँ, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यात्रा की चर्चा है? 8वें शिलालेख। कलिंग आक्रमण राज्याभिषेक के चौथे वर्ष अशोक की धम्म यात्रा में सबसे प्रसिद्ध धम्म यात्रा गया और लुम्बिनी। लुम्बिनी चौथे वर्ष गया? हाँ, 20वें वर्ष। गया में 10वें वर्ष। 8 तक तो हम लोग देख लिए लोग, 9वां देखते हैं लोग। नवरात्र देखें, 9वां से क्या याद रखेंगे? नवरात्रि। 10 से याद रखेंगे विजयदशमी। 10 से क्या याद रखेंगे? विजयदशमी। हम आपसे पूछते हैं नवरात्रि बड़ा त्योहार या विजयदशमी? विजयदशमी। तुलना में विजयदशमी के नवरात्रि का महत्व उतना नहीं जितना विजयदशमी का। तो याद रखने के हिसाब से आप रखिएगा कि 9वें में कहता है कि मैं छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा। छोटे मोटे त्योहारों पर उसने क्या किया? रोक लगाया। क्यों रोक लगाया? क्योंकि त्योहार से बहुत ज्यादा पैसा लॉस हो जाता है। जब भी त्योहार आता है ना, बहुत पैसा लॉस होता है। वो अलग बात है कि त्योहार से बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार भी मिल जाता है। होली में लोग रंग बेचकर, दीपावली में दिए बेचकर। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब त्योहार में केवल पैसे ही खर्च होते हैं। उसके दोनों ओर से देखेंगे तो लोगों के कई लोग साल भर से कई लोग इंतजार कर रहे होते कि ये बार हुमस के बेचेंगे सामान। तो इसमें छोटे मोटे त्योहारों पे क्या लगा दिया? हाँ, त्योहार ठीक लिखा है जी? आए चलो चलेगा। छोटे मोटे त्योहारों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। छोटे मोटे त्योहारों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। याद रखने का तरीका क्या रखेंगे? नवरात्रि थोड़ा सा छोटा है, इसलिए छोटे त्योहारों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। हम ही नहीं कह रहे हैं कि नवरात्रि छोटा है, बेवकूफ से एक और होता है सब खखोरने लगता है सब। खान सर ने ही कहे बोल दिया यहाँ पे। 10वां में उसने बोला धम्म का महत्व। धम्म का महत्व, धम्म का महत्व मतलब धम्म वाली चीज ज्यादा कीजिए। छोटे मोटे त्योहारों पर पैसे लगाने से, बर्बाद करने से, इसलिए कहा कि छोटे मोटे त्योहारों से बचिए, धम्म के महत्व को समझिए, इंसानियत को बढ़ाइए, आपसी मेल वगैरह को रखिए। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 9 से याद रखेंगे नवरात्रि। कोई खास मतलब इसने कहा कि छोटे त्योहारों को न माने। विजयदशमी महत्वपूर्ण है, तो 10 से क्या रखेंगे? धम्म को महत्व, धम्म का महत्व। इसके बाद आगे 11, 12, 13, 14। 14 में कुछ नहीं है। कह दिया कि ऊपरा कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो हमरा से छोड़ दियो। वो अशोको मेरे तरह था स्पेलिंग मिस्टेक करने वाला, उसने लिख दिया यहाँ पर। इसमें यहाँ देखिए 11 में अब देखते हैं। नवरात्रि से 9 से क्या याद रखें? नवरात्रि। छोटे मोटे त्योहारों पर बैन लगा दिया। धम्म की महत्व को समझाया बिना पुरोहित, बिना पंडित जी के। क्या धम्म के महत्व को आप समझेंगे? अरे वही लोग तो समझाते हैं कि नहीं? तो 11 में बोला है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सत है। मेरे अधिकारी ब्राह्मण को न सताए। 11वें में क्या बोला है? मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। याद रहेगा पूरा। यहाँ से सीक्वेंस में देखेंगे लोग, ये वाला एरिया में। 9 से क्या याद रखेंगे? नवरात्रि यानी छोटे मोटे त्योहार पर बैन। 10 धम्म का महत्व। 11 में मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सता।
अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। अब बच गई सब स्त्री। क्या बच गई? स्त्री। देखिए अशोक ने अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटे मोटे सारी चीजों को अपने अंडर में लिया। अब स्त्री बच गई तो स्त्रियों के लिए एक और अधिकारी, जैसे यहाँ धम्म के लिए कौन सा अधिकारी? धम्म माँ, वैसे यहाँ के लिए स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन से अधिकारी? स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र। 9वें में क्या बोला है? छोटा मोटा त्योहार कौन? 10वें में धम्म का महत्व। 11वें में महिलाओं को, महिला महामात्र उनकी स्थिति के लिए। चाइनीज भाषा में कमेंट मत लिख, हम नहीं समझ पाते हैं चाइनीज। यहाँ पे एक को चाइनीज में लिख रहा है कन्वर्ट करके। स्त्री महामात्र हो गया। 13 में इसने कलिंग युद्ध की जानकारी दी। कौन सा? कलिंग युद्ध। 13 में कौन सा? कलिंग युद्ध की जानकारी इसने किसने दिया? केरल। जबकि अशोक ने खुद कलिंग में जाकर एक अभिलेख लिखवाया है, कलिंग अभिलेख। उसमें उसने नहीं बोला है कि हम ही थे वो जो कटवा दिए हैं कलिंग आकर। उसमें ना बोला है, उसमें नहीं बोला। उसमें अच्छा बात बोला है कि पूरा पृथ्वी मेरी अपनी संतान की तरह है। काटे के समय भुला गए थे। खैर उससे पहले अशोक वो वाला अशोक नहीं था। तो कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें? 13 में। कलिंग युद्ध की चर्चा 13 में। लेकिन कहेगा कलिंग में जो अशोक का अभिलेख है, क्या उसमें युद्ध की चर्चा किया है? नहीं। उसमें अच्छा बात बोलता है कि सारी पृथ्वी मेरे लिए किस तरह है, मतलब मेरी पुत्र के समान है। जिस संतान है, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की देखरेख के लिए एक अच्छे सी धाई माँ को रख देती है। धाई माँ मतलब दाई रख देती है, और अच्छे दाई को रखकर वो माँ एकदम निश्चिंत हो जाती है। उसी तरह ये पूरे पृथ्वी के लोग मेरे अपने संतान हैं। इनके लिए मैंने राजुक नामक एक अधिकारी नियुक्त किया है, जो अच्छे काम पर पुरस्कार देगा और गलत काम पर दंड देगा। तो जिस तरह माँ एक धाई माँ यानी दाई रख के टेंशन फ्री हो जाती है, मैं भी राजुक रख के टेंशन फ्री हो गया। इस बतिया कलिंग में। जबकि 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा, जो बताता है कि अशोक बहुत ही मतलब दूरदर्शी व्यक्ति था। बहुत ही क्या था? दूरदर्शी। तो कलिंग युद्ध की जानकारी 13 में। कलिंग युद्ध की जानकारी 14 में बोला है कि देख भैया, हमने बहुत कुछ और भी किया है और बहुत कुछ लिखने के आदेश भी दिए हैं, जो इन 13 शिलालेख में जो ऊपर लिखे गए हैं शायद नहीं लिखा पाया है, या इसमें कहीं मिस्टेक हो गया है। तो इसके लिए वो जो पत्थर पे खोद के लिख रहा था ना, वो जिम्मेदार है, हमारा गलती नहीं है। तो हमसे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है ना, तो कलम जिम्मेदार है, हम नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो 14वें शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? कि हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा लिखने का भी आदेश दिया। बहुत सारे कामों की चर्चा उपदेश को नहीं लिखा गया है, या इसमें भी कुछ त्रुटि है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लिखने वाला। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अशोक के 14 शिलालेख याद रहेंगे। 9वां में क्या बोला गया? छोटे त्योहार को। 10वां में धम्म का महत्व। 11 में 13 में कलिंग युद्ध। बताइए, अब क्वेश्चन बताइए। पहला शिलालेख अहिंसा। सर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन निकला अशोक। नहीं बाबू, अशोक पॉलिटिशियन क्या निकला? लोगों को समझा रहा था वहां पर। पॉलिटिशियन का तुम लोग अच्छा देखिए, जब कभी आप राजा के पद पर या किसी बड़े पद पर आ जाते हैं, तो फिर आपको अपनी भाषा, आपको हर चीज को दूसरे के हिसाब से बोलना पड़ता है, न कि मतलब अपने व्यक्तिगत। जैसे अभी आप कुछ भी बोल देंगे चलेगा, लेकिन अभी क्या नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल देंगे चलेगा? नहीं चल सकता है। अभी हम क्या है, छोटे से शिक्षक है, लड़कियों को कुछ बोल देते हैं, लेकिन बात के चलिए अगर हम कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाए तो ऐसा नहीं बोलेंगे। लड़की भी समझती है सब कि हम सीरियसली नहीं बोलते हैं, ये सब भी भुला जाती है। सब याद रहता है आप लोग को? नहीं। इस कॉन्सेशन को बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए। वैसे अशोक ने भी क्या किया भाई, बहुत सारी चीजों को उसने समाज के हिसाब से बोला। पहला अभिलेख में अहिंसा, पशु बलि पर रोक। दूसरा अभिलेख में चिकित्सा, पशु चिकित्सा भी था। दक्षिण भारत के 4 चेर, चोल, पांड, सतिया पुत्र और एक विदेशी राज श्रीलंका। श्रीलंका विदेशी ना हो जाएगा, इसकी भी चर्चा किया गया है। तीसरा अभिलेख में 3 अधिकारी, राजुक, युक्तक,
प्रदेशक कितने साल पर रिपोर्ट लगाएंगे? 5 साल पर। चौथा में भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा कर दिया गया है। पांचवा अभिलेख में धम्म महामात। छठवां में अशोक के अधिकारी जब चाहे जन कल्याण के लिए अशोक से मिल सकते हैं। ऐसा ही काम मुगल काल में जहांगीर ने किया था, सोने की जंजीर लगाया था, कहा न्याय के लिए कोई दिक्कत है 24 घंटा जंजीर खुला है, ठकठका देना। सब एक दूसरे का फोटोकॉपी किया है। सब टोपरा में लेके आया फिरोज शाह तुगलक, तो अशोक को उखड़वा दिया जेसीबी लगा के। सब सीख ले सब एक दूसरे। सबसे अकबर, हाँ अशोक ने सबसे बड़ा अभिलेख 7वां, धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा 7वें में। 8वें में क्या बोल दिया? धाम में यात्रा, जो कलिंग युद्ध के बाद से ही चालू हो गई। 2 तो फेमस हो गया, गया और कलिंग। लुम्बिनी वाला गया में पहुंचा 10वीं बार, लुम्बिनी पहुंचा 20वें बार। ये 8 हो गया। 9वें में छोटे मोटे त्योहार को बंद। 10वें में धम्म का महत्व। 11 में ब्राह्मणों को न सताएं। 12 में स्त्री महामात। 13 में कलिंग युद्ध। 14 में ऊपर की गलती में जिम्मेदार लिखने वाला अशोक नहीं है। अशोक नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? छोटा अभिलेख बड़ा अभिलेख सब समझ में आ गया। अब इसको आगे चर्चा मंडे को।